नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज से हम चैप्टर नंबर 11 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रपोर्शन की शुरुआत करने वाले हैं। आज की वीडियो में 11.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में। हम किस प्रकार से टू क्वांटिटीज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन दोनों ही कैटेगरीज में डिफाइन कर सकते हैं। कैसे हम जानेंगे कि टू क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में। डायरेक्ट प्रपोर्शन, देखो, टू क्वांटिटीज आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन इफ, दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी यदि, पहला पॉइंट है इसमें, इफ वन इंक्रीज देन अदर ऑल्सो इंक्रीज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है, इट मींस वे दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। सेकेंड पॉइंट, इफ वन डिक्रीज देन द अदर ऑल्सो डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, तो इन दोनों ही कंडीशन में हमारा दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी। देखो, एक बार रिकॉल करता हूं। पहला पॉइंट, अगर एक क्वांटिटी बढ़े उसके साथ साथ दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े तो दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी। ठीक, अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो और दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, इट मींस दोनों क्वांटिटी डायरेक्ट प्रपोर्शन में होंगी। तो इन दोनों पॉइंट के माध्यम से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि दो क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। देखो, जैसे मोर पेंसिल मोर कॉस्ट। अगर आप पेंसिल ज्यादा खरीदोगे तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पे करना पड़ेगा। इट मींस दोनों ही क्वांटिटीज इंक्रीज हो रही है। अगला पॉइंट देखो, मोर वर्कर मोर वर्क डन। जितने ज्यादा वर्कर होंगे उतने ही ज्यादा वर्क डन होगा। जैसे एक वर्कर एक मकान को 2 दिन में बनाता है, तो अब देखो, दो वर्कर उसी मकान को कितने दिन में डबल वर्क हो जाएगा उसका, तो जल्दी से जल्दी खत्म कर देंगे। ठीक है, अब देखो, मोर डिस्टेंस मोर टाइम। अगर डिस्टेंस ज्यादा होगी तो उस जगह तक पहुंचने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है डायरेक्ट प्रपोर्शन के। अब आता है कंडीशन। डायरेक्ट प्रपोर्शन की कंडीशन होती है, जैसे x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2। ठीक, x1 और y1 ये इनिशियल पोजीशन होंगी क्वांटिटी की, और x2 और y2 ये आफ्टर। ठीक है, यानी y ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू x। ठीक, अगर y का वैल्यू बढ़ेगा तो x का वैल्यू भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब अगला पॉइंट है हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ प्रोपोर्शन। हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे कि जो प्रोपोर्शन है वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो पहला पॉइंट, डू बोथ क्वांटिटीज इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। हम देखेंगे कि क्या दोनों क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर यस, देन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो दोनों ही कंडीशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। अगला पॉइंट, डज वन इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज। अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो तो वो होगा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखो, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दिए गए हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन के लिए। पहला, बाइंग आइटम्स मोर कॉस्ट। आप जितने ज्यादा आइटम को बाय करोगे उतनी ही ज्यादा कॉस्ट आपकी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट, ट्रेवलिंग मोर डिस्टेंस मोर टाइम। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो जितनी ज्यादा आपकी डिस्टेंस होगी
उतना ही ज़्यादा आपका टाइम लगने वाला है, अगर आपका स्पीड सेम रहे दोनों कंडीशन में। ठीक है, अगला पॉइंट। अब देखो, इनवर्स प्रपोर्शन के लिए भी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल दिए गए हैं। स्पीड और टाइम, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम होगा। ठीक है, अगला, वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज। आप जैसे 5 वर्कर एक घर को 10 दिन में बनाते हैं। ठीक है, तो 10 वर्कर उसी घर को आधे दिन में बना लें, 5 दिन में बना लेंगे। यानी अगर आप वर्कर को इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ डेज कम होंगे। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 11.1 का ओवरव्यू, जिसमें हमने जाना इनवर्स प्रपोर्शनल के बारे में। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज 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 सब्सक्राइब एंड ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, पेरीमीटर ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 27 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 36 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 11.1 का ओवरव्यू किया था, जिसमें हमने जाना था डायरेक्ट प्रपोर्शन के बारे में। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्जेस नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू 4 आर ₹60, 8 आर ₹100, 12 आर ₹140 एंड 20 आर ₹180। देखो, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग है। उस कार पार्किंग में जो प्राइस दिया गया है वो गिवन है। 4 घंटे के लिए 60 रुपये देना पड़ेगा, 8 आर के लिए 100 रुपी, 12 आर के लिए 140 एंड 24 आर के लिए 180। चेक इफ द पार्किंग चार्जेस आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। तो हमें चेक करना है कि पार्किंग चार्जेस पार्किंग टाइम के डायरेक्ट प्रपोर्शनल है या नहीं। तो हमें इसमें डायरेक्ट प्रपोर्शनल फाइंड करना है, और डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए कंडीशन होती है कि अगर पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो, अगर पहली क्वांटिटी डिक्रीज हो तो दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो हम इसमें चेक करने वाले हैं कि क्या यह डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या नहीं। तो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम एक टेबल के फॉर्म में लिखेंगे। वी राइट इन टेबल, एक टेबल बनाएंगे जिसमें पार्किंग चार्ज और पार्किंग टाइम दिया जाएगा। यहां लिखेंगे हम पार्किंग टाइम, ये हमारे आवर्स में है, और पार्किंग चार्जेस ये हमारे इन रुपीज में है। ठीक है, 4 आर के लिए 60 रुपए, 8 आर के लिए 100, 12 आर के लिए 140 और 24 आर के लिए 180। अब हमें चेक करना है, तो हम लिखेंगे चेकिंग द रेशियो पार्किंग टाइम अपॉन पार्किंग चार्जेस। तो हम रेशियो चेक करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले 40/60, 4 का डिवाइड करनी है, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। उसके बाद 8/100,
4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 4 5 जा ये देखना 4 एकम 4 और 4 5 20, 4 एकम 4 और 4 5 20। ठीक है, ये सॉरी ये 4 दूनी 8 होगा, 4 5 20। उसके बाद 12 अपॉन 140, 4 तिये 12 और 4 तिये 12, 4 5 30, 24 अपॉन 180। सबसे पहले 6 का डिवाइड करेंगे, 6 चौक 24, 6 दिए 18, 2 का डिवाइड 2 दूनी 4 और ये 15। अब आप देख सकते हैं जो रेशियो आया है पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस का, ये रेशियो सेम नहीं है। तो हम लिखेंगे सिंस द रेशियो ऑफ पार्किंग टाइम एंड parking charges is not same, hence parking charges, parking time and parking charges is not in direct proportion, direct proportion। जो हमने रेशियो निकाला था ये रेशियो सेम नहीं था। इट मींस पार्किंग टाइम और पार्किंग चार्जेस ये दोनों ही डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो हमने चेक किया कि जो गिवन हमें फिगर दिए गए थे ये फिगर्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है इफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड इट्स एरिया बिकम्स ऑप्शन ए सेम, ऑप्शन बी हाफ या ऑप्शन सी 4 टाइम्स। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। और अरे भिंड और मुरैना वालों, कम से कम तुम लोग तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो है, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही दो, जिससे हमारा चैनल अपन और चैनल ग्रो हो जाए। तो एक काम तो आप भिंड मुरैना वालों को करने ही है, ठीक है। बाकी आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है, को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेकंड, ए मिक्सर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 part of red pigments with 8 part of base। देखो हम क्या कर रहे हैं, एक पेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। इस पेंट को प्रिपेयर करने के लिए हम 1 part ऑफ रेड पिगमेंट को 8 part ऑफ बेस के साथ मिक्स कर रहे हैं। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ बेस दैट नीड टू बी एडेड। हमें टेबल में फाइंड करना है कि कितने पार्ट्स ऑफ बेस को हम पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट के साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके इस पूरी टेबल में वैल्यूज को फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या दिया गया है, 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स added with 8 part of base। एक पार्ट रेड पिगमेंट का और 8 पार्ट बेस का, ये मिक्स होकर एक पेंट बना रहा है।
ये हमें गिवन है। तो हम लिखेंगे वी कैन ड्रॉ ए टेबल। हम एक टेबल को ड्रॉ करेंगे। टेबल में क्या क्या रहेगा? टेबल में रहेगा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बेस। रेड पिगमेंट में 1, 8, उसके बाद 4, 7, 12 और 20। तो फर्स्ट वाला ये तो फिल ही है बॉक्स, हम सेकंड वाले से फिल करेंगे। सेकंड वाले में पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल 4। लेट पार्ट्स ऑफ बेस बी एक्स। हमने बेस पार्ट्स ऑफ बेस को मान लिया हमने x, और हमें इस x का वैल्यू फाइंड करना है। अब यहां पर आप एक बात गौर से देखना कि अगर रेड पिगमेंट्स बढ़ रहा है तो पार्ट्स ऑफ बेस भी बढ़ रहा है। इट मींस दोनों ही क्वांटिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ बेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट्स ऑफ बेस, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट्स ऑफ बेस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट प्रपोर्शन, ये दोनों ही डायरेक्ट प्रपोर्शन है। तो डायरेक्ट प्रपोर्शन के लिए कंडीशन लिखेंगे हम 1/x इक्वल 1/8/4/x। तो हम 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 4 का मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ। x इक्वल 8 4 जा 32, यानी हमें 32 पार्ट्स ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो हम लिखेंगे हेंस वी नीड 32 पार्ट्स ऑफ बेस। तो यहां पे x का वैल्यू आ गया 32। तो हमने फर्स्ट वाला कंप्लीट कर लिया, सेकंड वाला। ठीक है, अब थर्ड वाले के लिए देखेंगे। थर्ड देखो, थर्ड में क्या है? पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स हमें गिवन है 7, हमें फाइंड करना है पार्ट्स ऑफ बेस। तो हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल, ये हमारा 7 है, लेट पार्ट्स ऑफ बेस बी एक्स। हमने पार्ट्स ऑफ बेस मान लिया x, और इस x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं यहां पर भी पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बेस ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट ऑफ बेस are in direct proportional। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। अब अगर ये दोनों ही क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है तो हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन हो जाएगा 4/32 इक्वल 7/x।
यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 का x के साथ करेंगे 32 मल्टीप्लाई 7, 4 को डिवाइड में ले जाएंगे अपॉन 4, 8 बार 4 8 जा 32, x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 7, x का वैल्यू 56 56। तो हम लिख देंगे हेंस पार्ट्स ऑफ बेस नीडेड इज 56, यानी 56 पार्ट्स ऑफ बेस की हमें आवश्यकता होगी इस मिक्सर को कंप्लीट करने के लिए। x का वैल्यू आ गया हमारा 56। तो हमने थर्ड टेबल तक कंप्लीट कर लिया। अब मैं इरेज करने दो मुझे, उसके बाद हम अगला टेबल फिल करेंगे। और जब तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए अगला थर्ड में हमें क्या दिया है, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 12 दिया गया है, हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल 12। तो हम मान लेंगे लेट पार्ट्स ऑफ बेस बी एक्स। हमने मान लिया पार्ट्स ऑफ बेस है हमारा एक्स और हमें इस एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर भी देख सकते हैं आप, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो हम लिखेंगे सिंस parts of red pigments and part of base are in direct proportional, direct proportional, then हम कंडीशन लगाएंगे दोनों की, 7/56 इक्वल 12/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x इक्वल 56 मल्टीप्लाई 12, 7 का डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल 56 मल्टीप्लाई 12/7, 7 56, x इक्वल 8 मल्टीप्लाई 12, x का वैल्यू 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9, 96, x का वैल्यू आ गया हमारा 96। इट मीन्स नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बेस रिक्वायरमेंट इज 96। तो हम लिख देंगे हेंस 96 पार्ट ऑफ बेस आर नीडेड, x का वैल्यू हमने 96 फाइंड कर लिया। अगर 12 पार्ट्स हम रेड पिगमेंट का और 96 पार्ट हम बेस का मिक्स करें तो हमारा जो पेंट है ये कंप्लीट बन जाएगा। अब अगला फोर्थ, चलिए फोर्थ वाला है जिसमें हमें रेड पिगमेंट्स दिया गया है 20, हमें पार्ट्स ऑफ बेस फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स इक्वल 20, लेट पार्ट ऑफ बेस बी एक्स। हम पार्ट ऑफ बेस मान लेंगे हम x और इस x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स एंड पार्ट ऑफ बेस आर इन डायरेक्ट proportion,
देन 12/96 इक्वल 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इक्वल 20/96। 12 का डिवाइड 96/12, तो 12 8 जा 96, 8 बार x 20/8, x का वैल्यू हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 पार्ट ऑफ बेस। तो ये हमारा x का वैल्यू 160 आ जाएगा। हम लिख देंगे हेंस 160 पार्ट ऑफ बेस आर नीडेड। यानी अगर हमारे पास 20 रेड पिगमेंट के पार्ट्स हैं और 160 पार्ट्स ऑफ बेस है, हम इन दोनों को मिक्स करें तो हमारा पेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और प्लीज भिंड मोरैना वालों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है यूनिट ऑफ पेरीमीटर इज ऑप्शन ए मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी मीटर या ऑप्शन सी लेंथ। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का डायरेक्ट रिलेशन है क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने एक टेबल को फिल किया था, जिसमें पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट और पार्ट्स ऑफ बेस को मिलाकर हमने एक पेंट को प्रिपेयर किया था। तो क्वेश्चन 3 में कहा गया है इन क्वेश्चन 2 एबव इफ 1 parts of red pigments required 70 ml of base, how much red pigment we mix with 800 ml of base। देखो सेकंड क्वेश्चन 2 का तो मैंने आपको बता ही दिया। अब क्वेश्चन 3 में क्या कहा गया है कि अगर 1 part of red pigment के लिए 75 ml ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट है, देन हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स। तो हम कितना रेड पिगमेंट मिक्स करें विथ 1800 ml ऑफ बेस। हम 1800 ml ऑफ बेस के साथ कितना रेड पिगमेंट्स को मिक्स करें, ये हमें फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे गिवन 1 part of red pigments requires 75 ml of base, then हम मान लेंगे x part of red pigments requires 800 ml of base। हमने मान लिया कि x part of red pigments के लिए 800 ml ऑफ बेस की रिक्वायरमेंट होती है। यानी हमने रेड पिगमेंट को हमने x मान लिया। देन आर टेबल लुक्स लाइक, हमारा टेबल किस प्रकार दिखाई देगा। एक टेबल बनाएंगे जिसमें होगा पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स अपॉन पार्ट ऑफ बेस। 1 पार्ट रेड पिगमेंट का तो 75 बेस का।
अगर रेड पिगमेंट का x पार्ट तो बेस का 100। ठीक है, अब आप इन दोनों ही क्वांटिटीज में देख सकते हो, दोनों ही क्वांटिटीज बढ़ रही हैं। यानी अगर आप नंबर ऑफ रेड पिगमेंट्स को इंक्रीज करेंगे तो हमें पार्ट्स ऑफ बेस को भी इंक्रीज करना पड़ेगा। दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, इट मींस ये दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो हम लिखेंगे सिंस पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स and part of base are in direct proportional, then 1/75 इक्वल x/180। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 75 का x के साथ होगा और 1 का मल्टीप्लाई 180 के साथ। 75 का डिवाइड कर देंगे 75। ठीक है, चलो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 75 मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड करते हैं रफ में। 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14 और 1 15, नहीं जाएगा डिवाइड। 3 का 75 मल्टीप्लाई 5 15 7 21, नहीं जा रहा। चलो 5 का डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5 6 7 5 25, 5 3 15 16 17 18, ये हो जाएगा। और 5 का 30, 15 दूनी 30। x का वैल्यू 1 मल्टीप्लाई 2, x का वैल्यू आ गया हमारा 2। इट मीन्स पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे 2। तो हम लिखेंगे हैंड्स पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट्स, पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स needed is 2। यानी अगर हम 2 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट को मिक्स करें 100 ml ऑफ बेस के साथ तो हमारा पेंट प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और भिंड मुरैना वालों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दो। मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूं। है धन्यवाद, प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है एरिया ऑफ ए स्क्वायर विथ साइड 6 मीटर इज ऑप्शन ए 12 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 36 मीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 24 मीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4 को देखा जाए तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फोकस के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन 4, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल्स इन 6 आवर। देखो, एक सॉफ्ट ड्रिंक की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में मशीन 840 बोतल्स 6 आवर में कंप्लीट यानी फिल करती है। देन हाउ मच बोतल्स विल इट फिल इन 5 आवर्स। देन यह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतल्स फिल करेगी। चलिए सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन 840 bottles are filled in 6 hours। 6 घंटे में 840 बोतल्स फिल की जाती हैं। देन लेट x
bottles are filled in 5 hours। देन हमने मान लिया 5 घंटे में x बोतल फिल की जाएंगी। Thus our table looks like। तो हमारी टेबल किस प्रकार दिखाई देगी? एक टेबल बनाते हैं। टेबल में रहेगा सबसे पहले नंबर ऑफ बोतल्स और टाइम रहेगा इन आवर्स में, घंटों में। 840 बोतल 6 घंटे में फिल की जाएंगी। देन x बोतल 5 आवर्स में फिल की जाएंगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ बोतल्स। देखो, अगर हम नंबर ऑफ बोतल्स को ज्यादा फिल करें तो हमारा जो हमारा टाइम है, ये टाइम भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी जितना टाइम बढ़ेगा उतनी ही बोतल ज्यादा फिल की जाएंगी। यानी दोनों ही क्वांटिटीज या तो एक साथ इंक्रीज होंगी या एक साथ डिक्रीज होने वाली हैं। तो ये दोनों ही क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। तो हम लिखेंगे सिंस नंबर ऑफ बोतल्स एंड टाइम इन आवर्स आर इन डायरेक्ट proportional ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। देन 840/6 इक्वल x/5। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वैल्यूज को फाइंड करेंगे। देखो, यानी 6 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा और 5 का मल्टीप्लाई 840 के साथ होगा। मल्टीप्लाई 5, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे 6 का डिवाइड 6 कम 6 6 चौक 24। x इक्वल 140 मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 चौक 20 5 चौक 5 6 7। x का वैल्यू आ गया 700। इट मीन्स 5 आवर में 700 बोतल्स फिल की जाएंगी। तो हम लिखेंगे हेंस 700 बोतल्स आर फिल्ड इन 5 आवर्स। 5 आवर में 700 बोतल्स फिल की जाएंगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और भिन्न मुरैना वालों, प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज ऑप्शन ए 2l + b, ऑप्शन बी l × b या ऑप्शन सी l + b। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 5 है ए फोटोग्राफ ऑफ ए बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 times attain a length 5 centimeter as shown in diagram। इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम भी दिया है, तो डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं। अब देखो, एक बैक्टीरिया का फोटोग्राफ इलार्ज होता है 50,000 टाइम्स, जिससे बैक्टीरिया का जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर अटेन हो जाता है, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया? तो हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल यानी वास्तविक लंबाई फाइंड करना है। उसके बाद इफ द फोटोग्राफ इज इनलार्ज
20,000 टाइम्स, अगर फोटोग्राफ को 20,000 टाइम्स इनलार्ज किया जाता है, व्हाट वुड बी इट्स इनलार्ज लेंथ, तो उस बैक्टीरिया की इनलार्ज लेंथ क्या होगी। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें दो सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले वाले में हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ फाइंड करना है और दूसरे वाले में हमें फाइंड करना है इनलार्ज लेंथ को। तो एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया is 5 centimeter. If photograph enlarged 50,000 टाइम्स, हमें बैक्टीरिया की लेंथ दी गई है 5 सेंटीमीटर, जब फोटोग्राफ इनलार्ज होता है 50,000 टाइम्स। ठीक, अब हमें सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। तो हम मान लेंगे लेट x is the actual length of bacteria। हमने मान लिया बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ है x, ठीक है। तो अब देखो, सिंस जो बैक्टीरिया है ये इनलार्ज हो रहा है 50,000 टाइम्स टू 5 सेंटीमीटर, सिंस बैक्टीरिया enlarge 50,000 टाइम्स टू 5 सेंटीमीटर। बैक्टीरिया 50,000 टाइम्स से 5 सेंटीमीटर इनलार्ज यानी बड़ा हो रहा है। देन अगर हम 50,000 में एक्चुअल लेंथ का मल्टीप्लाई करें तो हमें 5 सेंटीमीटर फाइंड हो जाएगा। देखो मैं समझा, बैक्टीरिया इनलार्ज हो रहा है 50,000 सेंटीमीटर, 50,000, ठीक। तो अगर हम 50,000 में एक्चुअल लेंथ का मल्टीप्लाई करें तभी तो ये हमें फाइनल लेंथ पता चलेगी। तो देखो अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 50,000 एक्चुअल लेंथ हमने x माना 5 सेंटीमीटर, यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे 50,000, 5 × 5, x इक्वल 1/10,000 सेंटीमीटर, x इक्वल 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। यानी बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ फाइंड हुआ 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हेंस एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया इज 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। तो हमने क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, जिसमें हमें बैक्टीरिया की एक्चुअल लेंथ फाइंड करना था, जो आया 1 × 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। आई होप आपको पार्ट 1 समझ आ गया होगा। अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन का अगला पार्ट। जब तक मैं इरेज कर रहा हूं तब तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, और भिन्न मोराना वालों आपको तो सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। चलो अब देखो सेकंड पार्ट। नाउ फाइंडिंग इनलार्ज लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया की इनलार्ज लेंथ को फाइंड करेंगे।
सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन क्या है, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया, लेंथ ऑफ बैक्टीरिया 5 सेंटीमीटर इफ बैक्टीरिया इन लार्ज या फोटोग्राफ इन लार्ज, इफ फोटोग्राफ इन लार्ज 50,000 टाइम्स। ठीक है, अगर फोटोग्राफ 50,000 टाइम्स इन लार्ज होता है तब बैक्टीरिया का लेंथ है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हम मान लेंगे लेट x is the length of bacteria if photograph enlarge कितना enlarge हो रहा है हमारा 20,000 सेंटीमीटर, 20,000 टाइम्स। ठीक, तो हमें फाइंड करना है कि अगर फोटोग्राफ 20,000 टाइम्स इनलार्ज होता है तो बैक्टीरिया का लेंथ क्या होगा। तो हमने बैक्टीरिया का लेंथ x मान लिया, तो हमारी टेबल से बन जाएगी, आर टेबल लुक्स लाइक, एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में होगा, इस टेबल में दो पार्ट होंगे जिसमें इनलार्ज फोटोग्राफ, इनलार्ज फोटोग्राफ और इनलार्ज लेंथ, इनलार्ज लेंथ। तो देखो फोटोग्राफ इनलार्ज हो रहा है 50,000, तो हमारा जो इनलार्ज लेंथ है ये है 5। और जब फोटोग्राफ इनलार्ज होगा 20,000 तो ये हमने मान लिया x। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो यहां पर एक बात देखो, अगर इनलार्ज फोटोग्राफ का वैल्यू कम है तो हमारा अर्लियर लेंथ का वैल्यू भी कम आएगा। इट मींस दोनों ही वैल्यू एक साथ इंक्रीज होंगी और एक साथ डिक्रीज होंगी। और जब दोनों क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो वे दोनों हुई क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है। तो हम लिखेंगे सिंस in large photograph and in large length are in direct proportional, then 50,000 upon 5 equal 20,000 upon x। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो 50,000 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 50,000 x इक्वल 20,000 मल्टीप्लाई 5। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 1 2 3 0 से 0 कट गया, 5 बन जा 5, यानी x का वैल्यू आया 2/1, यानी x का वैल्यू 2/2 सेंटीमीटर। इट मींस इनलार्ज लेंथ, बैक्टीरिया की इनलार्ज लेंथ निकल के आएगी 2 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे हेंस इनलार्ज लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमने पार्ट सेकंड को भी सॉल्व कर दिया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है तो बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और मेरे
भिंड मुरैना वालों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो करो करो, प्रसन्न रहो। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए ट्रायंगल हैज साइड 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 12 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले भिंड मुरैना वालों से लेके आऊंगा, ओ भैया हो, थोड़ा सब्सक्राइबर कर दो, सब्सक्राइब बढ़ा दो हमारे। है, हम तुम्हारे लिए ही काम कर रहे हैं भैया। है तो थोड़ो सो भिंड मुरैना वालों सब्सक्राइब करो चैनल को। अब हम वीडियो पर आते हैं। देखो, आज की वीडियो में हम 11.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन मॉडल ऑफ ए शिप। एक देखो, यहां पर एक शिप का मॉडल है। मॉडल समझते हो, नमूना, ठीक है। और एक एक्चुअल शिप है। मॉडल शिप के लिए मास्ट दिया है 9 मीटर हाई, जबकि एक्चुअल शिप के लिए मास्ट है 12 मीटर हाई। इफ द शिप की 8 मीटर है, शिप की लेंथ होगी। यहां पर देखो, कितना दिया गया है, 9 मीटर। इफ मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप इज 12 मीटर हाई, ठीक है। मास्ट ऑफ मॉडल शिप 9 मीटर हाई इफ द मास्ट ऑफ एक्चुअल शिप 12 मीटर हाई। अब हमें फाइंड क्या करना है, शिप की, जो मॉडल शिप की लेंथ पता करना है। तो हम मॉडल शिप की लेंथ मान लेंगे x मीटर। तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप बी x मीटर if actual length is 28 मीटर। अगर एक्चुअल लेंथ है शिप की 28 मीटर, तो हम मॉडल शिप के लिए लेंथ मान लेंगे x मीटर। यहां से हम अपनी टेबल बनाएंगे। देन या 10 आर टेबल लुक्स लाइक टेबल बनाएंगे। टेबल में लिखेंगे लेंथ ऑफ मॉडल शिप, लेंथ ऑफ मॉडल शिप और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप। मॉडल शिप के लिए मास दिया था 9, एक्चुअल के लिए दिया था हमें 12। मॉडल शिप के लिए हमें लेंथ फाइंड करना है, तो हमने लेंथ लिख दी और एक्चुअल लेंथ हमें गिवन है 28। अब यहां पर आप देख सकते हैं लेंथ ऑफ मॉडल शिप और लेंथ ऑफ एक्चुअल शिप, ये दोनों ही क्या हो रहे हैं, एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं। इट मींस बोथ आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो हम लिखेंगे सिंस
लेंथ ऑफ मॉडल शिप एंड लेंथ ऑफ actual ship are in direct proportion. Direct proportional. Then 9/12 इक्वल x अपॉन 28। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x इक्वल 9/28, x इक्वल 9/28 अपॉन 12। ठीक है, 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से बन जाए 28, 4 और 4 3 जा होता है 12, 3 3 जा 9, x इक्वल 3/7, x इक्वल 21 और ये मीटर। x हमने माना था लेंथ ऑफ मॉडल शिप, इट मींस मॉडल शिप के लिए शिप का लेंथ हुआ 21 मीटर। तो हम लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ मॉडल शिप इज 21 मीटर, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छी से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज सब्सक्राइब एन ऑप्शन। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है लेंथ इक्वल 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 4 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए 32 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 सेंटीमीटर, या ऑप्शन सी 16 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सरसाइज 11.1 को क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना? यस, क्वेश्चन 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 7 है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन 9/10⁶ क्रिस्टल। मान लिया है इन्होंने कि 2 किलो शक्कर में 9/10⁶ क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल समझते हो? जो शुगर आता है उसमें जो दाने होते हैं वो क्रिस्टल होते हैं। तो 2 kg शुगर कंटेन 9/10⁶ क्रिस्टल। हाउ मच शुगर क्रिस्टल आर? नंबर 1, 5 kg ऑफ शुगर, मतलब 5 किलो शुगर में कितने क्रिस्टल होंगे। सेकेंड, 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर, और 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितना क्रिस्टल होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 करके इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें गिवन है, गिवन 2 किलोग्राम ऑफ शुगर contains 9/10⁶ crystals। देन फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेंगे लेट 5 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स x क्रिस्टल्स। हमने मान लिया 5 किलोग्राम शुगर में x क्रिस्टल्स होंगे। तो हम टेबल बनाएंगे। 10 आर टेबल लुक्स लाइक। टेबल फॉर्म करते हैं। टेबल में हम लिखेंगे क्वांटिटी इन किलोग्राम और क्रिस्टल। देखो 2 किलोग्राम में 9/10⁶
10⁶ क्रिस्टल है, तो 5 किलोग्राम में हमने मान लिया x क्रिस्टल होंगे। अब यहां पर आप देख सकते हो, अगर क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, तो क्रिस्टल की संख्या भी इंक्रीज होगी, यानी दोनों क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो रही है। और जब दोनों ही क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो वे दोनों क्वांटिटीज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होती है। तो हम लिखेंगे सिंस क्वांटिटी in kilogram and crystals are in direct proportional proportional then 2 multiply 9 10⁶ multiply 5 upon x। अब देखो यहां पर हम ये इक्वल में आएगा, यहां पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ और 5 का मल्टीप्लाई होगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 10⁶। यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 9 5 जा होता है हमारा 45 मल्टीप्लाई 10⁶, x 45 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10⁶, 2 का डिवाइड, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10⁶, x इक्वल। अब हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 डिजिट के बाद पॉइंट होता है, तो 2.25। अब देखो अगर हमने 1 जो पॉइंट है 1 डिजिट बाद हमने किया, तो यहां पर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 10⁶। इसे हम 1 भी लिख सकते हैं, 2.25 मल्टीप्लाई 10⁶ प्लस 1, x इक्वल 2.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻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 ⁻
इट मीन्स 5 kg ऑफ शुगर में क्रिस्टल होंगे 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 7। तो हम लिखेंगे हैंस 5 किलोग्राम ऑफ sugar contains 2.25 multiply 10 to the power 7 crystals। 5 किलोग्राम में 2.25 मल्टीप्लाई 10 टू की पावर 7 क्रिस्टल होंगे। तो ये था पार्ट 1 जिसमें हमने फाइंड किया कि 5 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितना क्रिस्टल होगा। अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे जिसमें हमें फाइंड करना है कि 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में कितना क्रिस्टल कंटेन होगा। तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए सेकेंड वाला। तो हम कुछ देर के लिए मान लेंगे कि 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर में x क्रिस्टल होंगे। तो हम लिखेंगे लेट 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर contains x crystals, then thus our table looks like। तो हम अपनी टेबल बनाएंगे। टेबल में हम लिखेंगे क्वांटिटी इन किलोग्राम और फिर लिखेंगे हम क्रिस्टल। देखो 2 किलोग्राम शुगर में 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 6 क्रिस्टल थे। तो 1.2 किलोग्राम में हमने मान लिया x क्रिस्टल होंगे। अब यहां पर भी हम देख सकते हैं, देखो 2 किलोग्राम में
9 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्रिस्टल है। तो अगर हम क्वांटिटी को कम कर दें तो क्रिस्टल भी कम होंगे। इट मीन्स दोनों ही क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है एक साथ। और जब एक साथ क्वांटिटी डिक्रीज होती है इट मीन्स वहां पर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे सिंस क्वांटिटी इन किलोग्राम एंड crystals are in direct proportion जब दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं तो हम कंडीशन लगाएंगे, यानी 2/9 मल्टीप्लाई 10⁻6 इक्वल 1.2 मल्टीप्लाई x, 2x इक्वल 9 मल्टीप्लाई 10⁻6 अपॉन मल्टीप्लाई 1.2। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 2x इक्वल 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, तो 9 दूनी 18, 9 कम 9, 9 और 1 10, 10.8 10⁻6 x इक्वल 10.8 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10⁻6, 2 का डिवाइड 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्रिस्टल्स। ये पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्रिस्टल। इट मींस 1.2 किलोग्राम शुगर में 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्रिस्टल होंगे। तो हम लिखेंगे हेंस 1.2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन्स 5.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 क्रिस्टल्स, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आप देख सकते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कितनी सरलता के साथ सॉल्व कर लिया। आई होप आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। और फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पसंद रहे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, ए स्क्वायर हैज एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स पेरीमीटर इज ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 40 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, मैं दिनेश एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं एन ऑप्शन में। मित्रों, वीडियो बनाते बनाते काफ़ी समय हो गया है और हमारे सब्सक्राइबर भी इतने नहीं है कि मैं आप सबको बता पाऊँ। ओनली फिर भी बता देता हूँ क्योंकि आप और मैं एक सदस्य के रूप में इस चैनल से जुड़े हुए हैं। मेरे या हमारे केवल 152 सब्सक्राइबर हैं। तो ये आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब इंक्रीज करवाना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और आप ही के लिए चैनल है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों से करवाइए। अब हम वीडियो पर आते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9, ए 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट ए शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखो, एक वर्टिकल पोल है, ठीक है, जैसे रफ के लिए बता रहा हूं, ये वर्टिकल पोल है, ठीक है। ये वर्टिकल पोल की जो हाइट है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है। इस वर्टिकल पोल से एक शैडो फॉर्म हो रही है, ये शैडो फॉर्म हो रही है और शैडो की लेंथ है 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, ठीक। वर्टिकल पोल और वर्टिकल पोल से एक शैडो फॉर्म हो रही है जिसकी लेंथ हमें दी गई है। फाइंड द सेम टाइम, उसी समय पर द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसी सेम टाइम पे हमें शैडो की लेंथ पता करना है। द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय
कासबाई पोल। यहां पर थोड़ा मुझे चेक करना पड़ेगा क्या है, कासबाई अनदर पोल। यहां पर है अनदर पोल। उसी सेम समय पर हमें किसी दूसरे पोल के द्वारा शैडो की लंबाई पता करना है। ठीक, अब देखो सेकंड में कहा गया है द हाइट ऑफ द पोल। सेकंड में हमें पोल की हाइट, ऊंचाई पता करना है इफ शैडो की लंबाई है 5 मीटर लॉन्ग, यदि शैडो की लंबाई 5 मीटर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कुछ वैल्यूज मीटर और सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम सभी वैल्यूज को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे फर्स्ट कन्वर्ट ऑल वैल्यूज इन सेंटीमीटर। सभी वैल्यूज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। वैल्यू है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करेंगे तो 5 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 500 प्लस 60 सेंटीमीटर, यानी 560 सेंटीमीटर। अगला वैल्यू 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, तो हम 3 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी 300 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो 320 सेंटीमीटर। अगला है, अगला कहां पर है, यस, यहां पर 5, यहां पर एक वैल्यू चेंज करना है मुझे। यहां पर है हमारा 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, इसे हम 10 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर प्लस 50, यानी 1050 सेंटीमीटर। ठीक, तो हमने ये सभी वैल्यूज को चेंज कर दी। एक वैल्यू और बची है, इसे हम यहां करते हैं 5 मीटर, यानी 500 सेंटीमीटर। तो हम सभी वैल्यूज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम लिखेंगे गिवन हमें दिया गया है, ये है हाइट ऑफ पोल। तो हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल इक्वल 560 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ शैडो इक्वल 320 सेंटीमीटर। हमने सारी वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट की है, तो हम सभी वैल्यू सेंटीमीटर में ही लिखेंगे। अब हमें फर्स्ट में हमें पता करना है द लेंथ ऑफ शैडो। हमें शैडो की लेंथ यानी लंबाई पता करना है, तो हम लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ शैडो इज x सेंटीमीटर, और इफ हाइट ऑफ पोल हमें गिवन है 1050 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। तो हमारी टेबल किस प्रकार दिखाई देगी, तो हम लिखेंगे आर टेबल लुक्स लाइक। एक टेबल बनाएंगे, टेबल में हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, और
लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, तो देखो हाइट ऑफ पोल 560, लेंथ ऑफ शैडो 320, और अगर शैडो की लेंथ x है, शैडो की लेंथ x है, तो हाइट ऑफ पोल 150। ठीक है, हमने टेबल फॉर्म कर लिया। अब जितनी ज्यादा पोल की लेंथ होगी, हाइट होगी, उतनी ही ज्यादा हमारी शैडो की लेंथ होगी, यानी दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हैं। और जब दोनों क्वांटिटी इंक्रीज होती है तब डायरेक्ट प्रपोर्शन होता है। तो हम लिखेंगे सिंस height of pole and length of shadow are in direct proportion, then 560 upon 320 equal 1050 upon x। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 560x इक्वल 50 मल्टीप्लाई 320, यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे। थोड़ा पोज लेते हैं वीडियो में। अब देखो, यहां से हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x इक्वल मल्टीप्लाई 320 अपॉन 560। ठीक, जीरो से जीरो कैंसिल। अब यहां पर हमारा डिवाइड हो सकता है। सबसे पहले 8, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छीं 48, 8 7 56। ठीक, तो x इक्वल मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7, 7 का डिवाइड 7 7, 35, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 0। तो x इक्वल 150 मल्टीप्लाई 4, 0 5 चौक 20 और 4 एकम 4 5 6, x सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो आ जाएगा 6 मीटर। हेंस हाइट ऑफ लेंथ ऑफ शैडो हमारा निकल के आएगा लेंथ ऑफ शैडो इक्वल 6 मीटर। तो शैडो की लंबाई 6 मीटर होगी। अगर पोल की हाइट 1050 सेंटीमीटर है तो शैडो की लेंथ 600 सेंटीमीटर या 6 मीटर होगी। तो हमने पार्ट 1 को सॉल्व कर लिया। अब हम पार्ट सेकंड पर आएंगे। पार्ट सेकंड में हमें अनदर क्वेश्चन दिया गया है। जब तक आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखो सेकंड पार्ट, द हाइट ऑफ पोल, जिसमें हमें पोल की हाइट पता करना है। शैडो की हाइट, शैडो की लेंथ हमें गिवन है, तो हम लिखेंगे गिवन हाइट ऑफ पोल इक्वल 560 सेंटीमीटर। इफ पोल की हाइट 560 सेंटीमीटर, देन लेंथ ऑफ शैडो इक्वल 320 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पे हमें पोल की हाइट पता करना है, तो हम लिखेंगे लेट हाइट ऑफ पोल इक्वल x सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ शैडो इक्वल 500 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें पोल की ऊंचाई पता करना है, तो हम टेबल बनाएंगे। आर टेबल
लुक्स लाइक, टेबल फॉर्म करते हैं जिसमें हम लिखेंगे हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल अपॉन लेंथ ऑफ शैडो, लेंथ ऑफ शैडो। हाइट ऑफ पोल ये हमें गिवन है 560 एंड 320। हाइट ऑफ पोल हमें पता करना है यानी x, शैडो की लेंथ 500 सेंटीमीटर। ठीक, ये दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम इसे लिख सकते हैं 560 अपॉन 320 इक्वल x अपॉन 500। क्रॉस मल्टीप्लाई 320 मल्टीप्लाई 560 मल्टीप्लाई 500 अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई 320x इक्वल 560 मल्टीप्लाई 500, x इक्वल 560 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 320। ठीक है, यहां पर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन को 0 से 0। उसके बाद 7 4 का डिवाइड, चरवट 32 और 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 0। उसके बाद 4 का डिवाइड जा सकता है 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 5 20। ठीक, और ये जाएगा 25। x इक्वल 35 मल्टीप्लाई 25, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 35 मल्टीप्लाई 25, 5 25, 5 ती 15, 16 17, 10 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 8, यानी 875 सेंटीमीटर x का वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है, इसे हम चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो और करके x का वैल्यू आ जाएगा 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी पोल की लंबाई, पोल की ऊंचाई 8 मीटर 75 सेंटीमीटर आएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को हमने सॉल्व किया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें। हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, इफ लेंथ इक्वल ब्रेथ द शेप इज, ऑप्शन ए स्क्वायर, ऑप्शन बी सर्कल या ऑप्शन सी ट्रायंगल। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 10, पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाए, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। क्वेश्चन 10, ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। एक लोडेड ट्रक है, ये ट्रक 14 किलोमीटर 25 मिनट में ट्रेवल करता है। इफ द स्पीड रिमेन सेम, अगर स्पीड इसकी समान रहे, सेम रहे, हाउ फॉर इट कैन बी ट्रेवल इन, तो ये 5 घंटे में कितना ट्रेवल कर लेगा। ठीक, तो इसमें हमें गिवन है, गिवन क्या है, ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। 25 मिनट में 14 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है ट्रक। उसके बाद फाइंड हमें पता करना है हाउ फार इट कैन
ट्रेवल इन 5 आवर्स। तो हमें बताना है कि 5 घंटे में ये ट्रक कितना ट्रेवल करेगा। ठीक, अब देखो यहां पे हम मान लेंगे कि ट्रक 5 घंटे में x किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो हम लिखेंगे लेट ट्रक ट्रेवल x किलोमीटर इन 5 आवर्स। हमने मान लिया कि 5 घंटे में ट्रक x किलोमीटर ट्रेवल करेगा। अब यहां पर देखो ये 5 आवर दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम 5 घंटों को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे कन्वर्टिंग 5 आवर्स इनटू मिनट्स। तो 1 आवर में 60 मिनट होता है, तो 5 आवर में 5 मल्टीप्लाई 60 इक्वल 300 मिनट्स होंगे, यानी 5 घंटे में 300 मिनट होंगे। तो अब हम टेबल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे आर टेबल लुक्स लाइक। टेबल में हम लिखेंगे डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस हमें दिया गया है 14 टाइम 25। डिस्टेंस हमने x माना और टाइम है 300 मिनट्स। अब देखो जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही टाइम इंक्रीज होगा, यानी दोनों क्वांटिटीज एक साथ इंक्रीज हो रही हैं। इट मीन्स दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में हैं। तो हम लिखेंगे सिंस डिस्टेंस एंड टाइम आर इन डायरेक्ट प्रपोर्शन, देन अब दोनों डायरेक्ट प्रपोर्शन में है, तो हम लिखेंगे 14/25 इक्वल x/300। क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल 14 मल्टीप्लाई 300, x इक्वल 300/25। ठीक, 25 का डिवाइड सबसे पहले 1 बार 50 हो जाएगा, और 25 दूनी 50। ठीक है, x इक्वल 14 मल्टीप्लाई x इक्वल 15 चौक 60, 15 एकम 15, 15 और 6 21 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे हेंस ट्रक ट्रेवल 21 किलोमीटर एंड इन 300 मिनट्स, यानी ट्रक 300 मिनट में 21 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ, और साथ ही साथ एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट सेक्शन खुला रखा है हमारा, उसमें अपने डाउट को लिख सकते हो। और सब्सक्राइब करना है ये तो आपको पता ही है। धन्यवाद, प्रसन्न रहो यार। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, या ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।